हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीक्रेट फिजिकिस्ट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर हमने लिया ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जहाँ पर दो चार्जेस है, -q और +q। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? जनरली आप सभी लोग जानते हैं, जब दो चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे हुए थे, मतलब दो इक्वल चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे हुए होते, तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जहाँ पर हमने ए पॉइंट पर हमने लिया है -q चार्ज, बी पॉइंट पर हमने लिया है +q चार्ज, और ये जो O है ये इस डाइपोल का सेंटर है। और इस डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी है? 2a। मतलब अगर मैं A to B अगर मैं मेज़र करती हूँ तो वो लेंथ कितनी आएगी? 2a आएगी। अगर मैंने कहा कि O क्या है? डाइपोल का सेंटर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि O से A अगर मैं मेज़र करूँ तो उसकी लेंथ कितनी होगी? A। और O to B जाऊंगी तो उसकी लेंथ भी कितनी होगी? A। क्यों होगी? सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको डाइपोल देके रखा है, ये डाइपोल का सेंटर है। अगर डाइपोल की लेंथ देके रखी है 2a, तो इसका अगर मैं हाफ करती हूँ तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? a के बराबर, और ये वाला पोर्शन भी किसके बराबर होगा? a के बराबर। तो हमारा जो टास्क है वो क्या है? आज का टास्क है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये है इसकी एक्सियल, ये एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट होगा और वहां पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक पॉइंट जहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और वो कहाँ पर है? डाइपोल की एक्सिस पर है। तो मैंने लिया ये पॉइंट P जो कहाँ है? डाइपोल की एक्सिस पर है। डाइपोल के एक्सियल लाइन पर भी बोल सकते हो और डाइपोल की एक्सिस पे भी बोल सकते हो कि डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट है P जहाँ पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है, हम वहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट P पर मैं क्या करूँगी? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करूँगी कि यहाँ पर क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q0। ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पर है हमारे पास डाइपोल, तो ये डाइपोल इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। कैसे अप्लाई करेगा? जनरली अगर देखा जाए तो डाइपोल पर चार्ज कितना होता है? 0। पर यहाँ पर क्या है? -q चार्ज है। अब आप देखिए ये -q चार्ज क्या करेगा? इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों अप्लाई करेगा? क्योंकि ये है माइनस और ये क्या है? प्लस। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। अगर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? रिपल्शन फोर्स। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि ए चार्ज जो है उसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं किसके कारण? ड्यू टू चार्ज -q एट A। ये जो चार्ज है -q जो A पर है, इसके कारण इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो माइनस इस प्लस को, इस यूनिट पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी? इस तरफ होगी, और इसे हमने नाम दिया है E1। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हम सभी ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए वो क्या होता है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। जहाँ पर R क्या होता था? R क्या होता था? डिस्टेंस होती थी। किसके बीच की डिस्टेंस होती थी? जो चार्ज है, जो हमारा पॉइंट चार्ज जिसके और हमारा टेस्ट चार्ज, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है?
आर होती है। अब यहाँ पे मैं किसके कारण फोर्स निकाल रही हूँ, किसके कारण फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ माइनस क्यू चार्ज के कारण, जो कहाँ पर है, ए पर है। तो आ जाइए, ये रहा मेरा ए पॉइंट, और मैं कैलकुलेट किस पॉइंट पर कर रही हूँ, पी पर। मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैंने अपना टेस्ट चार्ज कहाँ रखा है, पी पॉइंट पर रखा है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए पी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब मैं ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हूँ पी पॉइंट पर, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रही हूँ पी पॉइंट पर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, Q अपॉन में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, हमने डिस्टेंस अभी हाल कैलकुलेट करी, यहाँ पे आएगा ए पी स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं ए पी स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2a है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। और अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि ये जो P पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है। तो डायपोल के लिए अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वो कहाँ से कैलकुलेट होती है, उसके सेंटर से। तो जो हमने P पॉइंट लिया है वो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है वो, P। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे, देखिए यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, a, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी, a। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि ये जो a से p तक की जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, मुझे ये पूरा पता है कि AB की लेंथ कितनी है, 2a है, पर मुझे BP नहीं पता है। मुझे क्या पता है, OP पता है। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, किस तरीके से लिख सकती हूँ कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है AP। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, AP को कैलकुलेट करना है। तो AP इक्वल टू मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, AP इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ AO प्लस OB। 3 पार्ट में मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, एक बार मैंने लिखा AO, फिर दूसरी बार मैंने लिखा OB, और तीसरी बार में मैंने लिखा BP। कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको मैंने लिख लिया AO प्लस OB प्लस BP। ठीक है, ये तीनों को ऐड कर दिया। अब जब हमने इसको इस तरीके से लिखा तो आप सभी देख सकते हैं और A और O जो है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू मुझे पता है A है, और OB प्लस OP ये कितना हो जाएगा, OB प्लस BP, इसको मैं OP लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन था इसको मैं फाइनली किस तरीके से लिख दूंगी, AO प्लस OP। ठीक है, तो AO की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो मेरे पास थी A, और OP की जो वैल्यू थी वो मेरे पास कितनी थी, R। तो फाइनली मेरे पास AP की वैल्यू कितनी आ गई, AP इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, A प्लस R, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ R प्लस A भी बोल सकते हैं, 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया कि जो E1 था, ये पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि E1 जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हम यहाँ पे जो चीज़ निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मोड निकाल रहे हैं। मोड मतलब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। इसी वजह से ये जो यहाँ पे जो माइनस चार्ज था वो हट करके क्या हो गया है, प्लस हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे और कैलकुलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, किसके कारण, -Q चार्ज के कारण। तो इसको हम थोड़ा
हाईलाइट कर लें क्योंकि हमारा एक मेन रिजल्ट है। ठीक है, E1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, E2। E2 मतलब क्या, देखिए डाइपोल में कितने चार्जेस थे, 2 चार्जेस थे। सबसे फर्स्ट हमने A के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये जो B चार्ज है ये भी क्या करेगा, इसके कारण भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो B चार्ज पे, B पर कौन सा चार्ज रखा है, पॉजिटिव, और P पर भी क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और इसे हमने नाम दिया है E2। तो चलिए हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और प्लस क्यू चार्ज का किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पे प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर है, 8B पर। ठीक है, तो अब जो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, यहाँ पर E2 है, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से आप ये जो मेन आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस हम किस पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि B पॉइंट, B के कारण लग रहा है, किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, किसके, B ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हमें क्या निकालना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, BP स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस BP स्क्वायर। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि ये जो BP स्क्वायर है उसको मैं किस तरीके से मेज़र करूँगी। अब आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। आप एक लाइन देखिए, यहाँ पर किस तरीके से लाइन दे करके रखी है, हमें यहाँ पर लाइन कुछ इस तरीके से दे करके रखी है कि हमें क्या पता है, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, ये हमारा है O। ठीक है, ये हमारा है T। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, R है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे पता है पूरी कितनी है, R है। और यहाँ पर एक पॉइंट है B, यहाँ पर एक पॉइंट है B, और मुझे पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। तो अगर मुझे पता हो कि ये मेरी लाइन जो है पूरी वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, और ये इतनी लाइन कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है। तो मैं इस लाइन को बता सकती हूँ कि ये कितनी होगी, ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर। कैसे निकाला हमने, 5 में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया किसको, 3 सेंटीमीटर को। तो हमारा रिजल्ट जो आ गया वो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो BP स्क्वायर है, यहाँ पे जो BP है, BP को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, BP को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, BP को मैं लिख सकती हूँ ना, BP इक्वल टू OP माइनस OB। ठीक है, OP जो है वो कितना है, R है, और OB जो है वो कितना है, A है। तो BP की वैल्यू कितनी हो गई, BP की वैल्यू हो गई हमारे पास R माइनस A। तो चलिए हम रखते हैं BP की वैल्यू। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये किसका एक्सप्रेशन मिल गया हमें, E2 की वैल्यू। E2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, कुछ इस तरीके से, ये हमें E2 की वैल्यू, ये हमें E2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट समझना है जो नॉर्मली हम लोग स्केलर और वेक्टर में देखते हैं। ठीक है,
तो चलिए अभी हम फिर वापस से फोकस करते हैं अपने डायग्राम पर। हाँ, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके एक्सियल पर एक पॉइंट था P, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो A चार्ज था, जो A पर जो -Q चार्ज था, वो इस P को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और उस फील्ड की इंटेंसिटी थी E1, जो हमने कैलकुलेट कर ली। फिर ये +Q जो था चार्ज, वो क्या कर रहा था, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा था। ठीक है, तो ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें क्या मिली, E2 मिली। तो मैंने E2 भी कैलकुलेट कर ली। अब आप एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ रखिए, कोई भी चीज़ रखिए। सपोज करिए यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, 2 लोग खड़े हैं। एक व्यक्ति इस टेबल को इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और एक व्यक्ति इस टेबल को इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। एक टेबल पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में। तो टेबल कहाँ जाएगी, टेबल कहाँ जाएगी, जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। अगर दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो टेबल रेस्ट की कंडीशन में रहेगी, पर जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, टेबल किधर की तरफ चली जाएगी, उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन है, एक है E1 और एक है E2। तो जब 2 फील्ड है तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दोनों का सब्सट्रैक्ट, दोनों को सब्सट्रैक्ट होकर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब दो चीज़ें अगर आपकी वर्क कर रही है, अगर सेम डायरेक्शन में कोई 2 चीज़ें वर्क कर रही है तो वो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 और E2 दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो मुझे रिजल्टेंट कितना मिलता, E1 + E2 मिलता। पर अगर मेरा एक डायरेक्शन इस तरह से है और एक डायरेक्शन मेरा अपोजिट है, ठीक है, एक डायरेक्शन इधर की तरफ है, एक डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करने पर मिलेगा। अब सब्सट्रैक्ट करने की बात है तो सब्सट्रैक्ट मैं किस में से किसको करूँ, इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मेरी जो बड़ी क्वांटिटी है वो कौन सी है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो E1 और E2 है उसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर क्या है, R+A मतलब डिवाइड में यहाँ पर बड़ा नंबर है और यहाँ पर डिवाइड पे क्या है, छोटा नंबर है। तो देखिए अगर आपको मैं एक क्वांटिटी लिख करके देती हूँ, मैं आपको एक क्वांटिटी लिख करके दे रही हूँ 1/2 और 1/4, तो इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, नहीं समझ पा रहे, चलिए ठीक है। अब मैंने आपको 2 क्वांटिटी दी, मैंने एक लिखा 1 और एक लिखा 1/4। कौन सा नंबर छोटा है वो कौन सा नंबर बड़ा है, 1 बड़ा है। कैसे 1 बड़ा है, कैसे बोल दिया आपने कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है क्योंकि ये 1/4 क्या होता है, 1 का 4 हिस्सा कर दो उतना बराबर होता है 1/4, तो बड़ा का नंबर क्या हो गया 1। तो 1 बड़ा है, ये कैसे पता चला, जिसके अपॉन में छोटी क्वांटिटी है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, जिसके अपॉन में छोटा नंबर है, जिसके अपॉन में छोटा नंबर है वो क्वांटिटी क्या होगी, वो क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ इन दोनों के कंपैरिजन करूँ, R+A का होल स्क्वायर और R-A का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर छोटा डिनोमिनेटर अपॉन में किसका छोटा है, इसका नंबर छोटा है, R-A क्या है, छोटा होगा, मतलब E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, और E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, जो हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, जो रिजल्टेंट है मेरा E, जो रिजल्टेंट है मेरा E, सबसे फर्स्ट में क्या बोलूँगी कि जब मुझे पता चल गया कि जो E2 है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, E1 से। E2 क्या है, ग्रेटर है E1 से, तो जो मेरा टोटल रिजल्टेंट होगा उसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ कि E = E2 - E1। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो
हमने क्या चीज़ लिखी, हमने बोला कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो कितना आ गया, E इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू क्या आ रही थी, E2 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू आ रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ फैक्टर्स कॉमन है, तो सबसे पहले मैं उन फैक्टर्स को कॉमन ले लूँगी। यहाँ पर क्या है, चार्ज Q यहाँ पर फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है, तो Q को क्या करा मैंने, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी दोनों टर्म में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो अब बचे हुए फैक्टर को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लिख लेती हूँ। मेरे पास क्या बचा है, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर बच क्या रहा है मेरे पास, माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट जब मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो गया Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वही का वही रहा। अब मैं क्या करूँगी, जब इन दोनों टर्म का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हमने लिया एलसीएम। एलसीएम के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो किस तरीके से आ जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कॉमन चल रहा है, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ही रहा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ऊपर वाली टर्म में तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर सकती हूँ। R प्लस A का होल स्क्वायर कितना होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। ठीक है, फिर माइनस, अब माइनस लगाए तो मैं ब्रैकेट को बाद में खोलूंगी। ठीक है, अभी मैं ब्रैकेट लगा के पहले सॉल्व कर रही हूँ। क्या दिया है मुझे, R माइनस A का होल स्क्वायर। R माइनस A के होल स्क्वायर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। देखिए यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। A प्लस B का जो होल स्क्वायर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जो मैंने सबसे फर्स्ट यहाँ पे लगाया मैंने R प्लस A का होल स्क्वायर, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। अब सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने कौन सा अप्लाई किया है, यहाँ पर A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये हो गया मेरा सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने किस पर, R माइनस A के होल स्क्वायर पर। अब अपॉन वाला फैक्टर आ रहा है तो उसके लिए भी मैं पहले ही फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है, कौन सा देखा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है, A माइनस B A प्लस B। ठीक है, तो चलिए अब हम अपॉन वाला फैक्टर सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया हमारा, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो R माइनस A का होल स्क्वायर है और R प्लस A का होल स्क्वायर है, दिख रहा है आप सभी को, R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। तो इसको मैं किस तरीके से कर सकती हूँ कि ये जो स्क्वायर है इसको मैं बाहर करके लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले कैसे लिख लिया इसको, मैंने लिख लिया पहले R माइनस A मल्टीप्लाई R प्लस A, इस पूरे का मैंने क्या लगा दिया, सॉरी यहाँ ये वाला ब्रैकेट आएगा,
इस पूरे का मैंने लगा दिया होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब हम सॉल्व करते, सबसे फर्स्ट हम अपनी ऊपर वाली स्टेप को सॉल्व करेंगे, देन फिर उसके बाद हम नीचे वाली को सॉल्व करेंगे। क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज वैसा के वैसे ही आएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a। अब देखिए, जब माइनस ब्रैकेट ओपन होता है तो क्या होता है, जब माइनस ब्रैकेट ओपन होता है तो सारे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसको मैं करूँगी तो इसके आगे प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर के आगे भी प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2ra। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अब अपॉन वाला सॉल्व कर रही हूँ। अपॉन वाला सॉल्व करने के लिए मुझे किस तरीके से करना होगा अपॉन वाला। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, दिख रहा है आप सभी को, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो फैक्टर है उसको क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जब मैं इस पर अप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कुछ टर्म्स को कैंसिल कर सकती हूँ यहाँ से। देखिए ज़रा हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। ये आर स्क्वायर प्लस का, ये आर स्क्वायर प्लस का और ये आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो सकता है क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो मैंने एक प्लस को इस माइनस से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ए स्क्वायर क्या है, प्लस का है, और ए स्क्वायर किसका है, माइनस का है, तो मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसको भी हम आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 2ra प्लस 2ra। ठीक है, तो फाइनली मैं यहीं पर आगे स्टेप लिख रही हूँ, वेट, नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ आगे स्टेप लिख रही हूँ। क्या आ जाएगा मेरे पास, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2ra और 2ra, तो कितना हो गया टोटल, 4ra, और अपॉन में क्या चल रहा है मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसकी स्टेप इसके नीचे ही कर रही हूँ ताकि हम लोगों को, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ ये है कि हमें क्या करना है, हमारे पास क्या दिया है, डाइपोल दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, डाइपोल दिया हुआ है, तो हमें जितने भी फैक्टर्स है वो किस टर्म में निकालने पड़ेंगे, डाइपोल मोमेंट के टर्म में निकालेंगे तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो ये जो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो उसको तो मैंने 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखा। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है Q। ठीक है, मेरे पास बचता है Q 4ra अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मुझे डाइपोल मोमेंट पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से, और जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों की जो लेंथ है, दोनों डाइपोल की जो लेंथ है, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 2qa होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस टर्म को मैं इस टर्म को थोड़ा ब्रेक करके लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो 2qa, q तो यहाँ पर है, a भी यहाँ पर है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, qa को तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, qa तो यहाँ पर है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 4 है, तो 4 के फैक्टर में मैं 4 को किस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 करके भी लिख सकती हूँ।
ठीक है, 2 × 2 करके लिख दिया और बचा क्या आगे मेरे पास r, ठीक है। तो और अपॉन में क्या बचा, r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे और चलते, तो यहाँ आगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने दिया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने दिया। ये कितना था 2, और 2qa जो है, जो ये जो क्वांटिटी है 2qa वो किसके इक्वल बताई मैंने, वो मैंने बोला किसके बराबर होता है, p मतलब डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, p लिख दिया। तो फिर बचा कौन सी टर्म मेरे पास, r बची, और अपॉन में क्या बचा, r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो था मेरा, ये मेरा टोटल जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आया, उसका ये एक्सप्रेशन हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो फाइनली सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। ये किसके लिए है ये एक्सपेरिमेंट, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, कब, जब उसके एक्सिस पर कोई सा पॉइंट रखा हो, ठीक है। तो ये क्या निकाला है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पर, एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, एक्सिस पे रखा हुआ है, डाइपोल के एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब यहाँ पर मैं एक केस अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि जो डाइपोल होता है, मुझे क्या चीज़ पता है कि जो डाइपोल होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है, हम क्या बोलते हैं कि जो दो डाइपोल होते हैं वो आपस में बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे हुए, कम डिस्टेंस पे रखे हुए मतलब क्या, ये जो ए है ये बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है, ए इज़ मच मच स्मॉल, ठीक है, ए जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तो अब यहाँ पर ये r माइनस ए का जो होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, r² माइनस a² का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं एक केस अप्लाई कर सकती हूँ। वो केस किस तरीके से अप्लाई कर सकती हूँ कि मुझे क्या चीज़ पता है, मुझे केस पता है, क्या पता है मुझे, कि जो ए होता है, ए जो होता है वो क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। तो आप ये सोचिए कि अगर हज़ार में से अगर मैं 0.0001 कुछ कम कर दूं, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू है 1 करोड़ और ये है 0.00001, ठीक है, तो 1 करोड़ में से अगर इतनी सी क्वांटिटी अगर कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 करोड़ पेड़ है, उसमें से अगर कुछ कम कर दिया जाए अमाउंट थोड़ा सा, वो भी 1 के बराबर भी नहीं है, 0.00001, मतलब ये जो ए है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस ए को क्या कर सकती हूँ, नेगलेक्ट कर सकती हूँ। तो जब मैं ए को मैं नेगलेक्ट कर दूंगी तो मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो किस तरीके से होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr, और यहाँ से अगर मैं ए को नेगलेक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, r² का होल स्क्वायर। तो मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr अपॉन में r² का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली जो आंसर था वो क्या आया, मेरे पास फाइनली आंसर आ गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r³, ठीक है। ये मैंने मैग्नीट्यूड के टर्म में निकाला है। अगर मैं इसको वेक्टर टर्म में बात करूंगी तो वेक्टर टर्म में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको वेक्टर टर्म में कैलकुलेट करूंगी तो वेक्टर टर्म में मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r³ और r का यूनिट केप, ठीक है।
तो ये था हमारा डेरिवेशन। हमने किस चीज़ के लिए डेरिवेशन परफॉर्म किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करी है। किसके लिए? एक्सिस डाइपोल के एक्सेल पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमने कैलकुलेट करी है। तो फाइनली हमने आज ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करा, जहाँ पर हमने ये निकाला क्या है कि हमें दिया हुआ था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे करके रखा था जिसके एक्सियल पर एक पॉइंट था P, उस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना था। तो इसे मैंने किस तरीके से किया, मैंने सबसे फर्स्ट ये बोला कि -Q चार्ज, इस चार्ज पर कौन सा किस डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा, और +Q चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी +Q के कारण वो किस डायरेक्शन में होगी। मैंने E1 और E2 दोनों को कैलकुलेट करा। देन फिर उनमें से देखा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, क्योंकि ये दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो जो रिजल्टेंट था वो हमने क्या लिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया दोनों को, और फाइनली मैंने ये कंक्लूज़न निकाला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो ये होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके, R³ के। इससे रिलेटेड बहुत से सम्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है 12th की CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में, CSIR नेट में, जेस्ट में, और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम जैसे गेट होती है, इन सब में इससे रिलेटेड इस फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूछ लिया जाता है, यहाँ पर क्यूब की जगह स्क्वायर करके दे दिया जाता है, 1 करके दे दिया जाता है, और पूछा जाता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, या फिर इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।